हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन इतिहास को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके 8 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे जो है मेंस लेवल तक के जो है क्वेश्चन को कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है जी। आप कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के जो है पीएससी प्री हो चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस हो, हॉस्टन वार्डन प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, ये जो है रामबाण है, समझ सकते हैं जी। कंप्लीट कराया हुआ है। मॉक टेस्ट लगा के कहीं से भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज से ये जैसे ख़त्म होगा तो हम जो है छत्तीसगढ़ के जो है मध्यकालीन इतिहास के पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन जो है इतिहास को जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे हम बात करेंगे, कौन कौन सी इसमें जो है टॉपिक हम उसको बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है उसको सब पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। कुछ भी इसमें जो मैं बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वही आपको जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में जो है रतनपुर के जो है जितने भी कलचुरी शासक है इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रतनपुर के बाद आपका जो है आ जाता है रायपुर। ठीक है, रायपुर के जो है कलचुरी शासक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद आपका जो पहला दूसरा थर्ड टॉपिक में आएंगे। थर्ड टॉपिक में जो है नागवंश पढ़ेंगे। ठीक है, नागवंश, नागवंश में आपका जो है एक तो आपका जो है एफ मतलब फड़ी नागवंश, सी मतलब आपका छिंदक नागवंश। ठीक है, नागवंश में दो वंश है, एक तो फड़ी नागवंश है, दूसरा आपका जो है छिंदक नागवंश है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक को कवर कराएंगे। इसके बाद कांकेर के सोमवंश। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम कांकेर के सोमवंश को हम पढ़ेंगे। कांकेर के सोमवंश कौन कौन से शासक, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका जो है काकती वंश आ जाएगा। ठीक है, तो कांकेर के सोमवंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम काकती वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना टॉपिक जो है आप छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, तो पूरा उसमें जो है कवर कराया गया। कौन कौन से टॉपिक, हर टॉपिक को पढ़ाया गया इसमें जो है, कोई भी बाहर से नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है जी, तो सभी को कवर कराया गया है। इसके बाद जो है ये जो सभी टॉपिक हो जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये भी इसका लंबा लेक्चर होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में कौन कौन से पढ़ेंगे, तो रतनपुर के कलचुरी शासक, फिर रायपुर के कलचुरी शाखा, नागवंश में आपका फड़ी नागवंश आ जाएगा, छिंदक नागवंश आ जाएगा। इसके बाद जो है कांकेर के सोमवंश आ जाएगा और काकती वंश। ठीक है, लगभग इसके लगभग वही मान के चलिए 70 से 80 क्वेश्चन इसके भी तैयार हुए हैं। सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 2024 में जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो है कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, तो मैं बता चुका हूँ। 2024 के छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा, ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 2024 के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है। आप मेंस लेवल भी दे रहे होंगे तो उस एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश, सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। एमसीक्यू पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक, एक क्वेश्चन से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। सभी को जो है कवर कराऊंगा, जो भी टॉपिक बताऊँ मैं सभी को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश अगर बात करूँ तो लगभग 1000 से लेकर लगभग 1741 ईसा पूर्व तक जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल रहा था। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश, फिर जितना टॉपिक बताया उसको जो है इस साथ में कवर कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसके जितने भी पार्ट डलेंगे उसको पार्ट वाइज आपको देखना है, तभी आप कंप्लीट यहाँ से पढ़ के जाएंगे। ठीक है जी, आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भोरम देव मंदिर। ठीक है, आप जानते होंगे भोरम देव मंदिर। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से शताब्दी में जो है होना माना जाता है। आपका CGPSC 2005 में क्वेश्चन आया। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और जो बहुत
मेहनत से इसको तैयार किया रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आप ला के पढ़ाए, ऐसा कुछ भी मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं करता, ठीक है जी। जो भी क्वेश्चन जो कंटेंट रहते हैं, जो मेहनत लगती है, ठीक है जी। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से शताब्दी में होना माना जाता है, या कौन से शताब्दी में इसका जो निर्माण हुआ था? 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या 5वीं शताब्दी? तो याद रखिएगा, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो भोरम देव जो मंदिर है ये लगभग जो है 11वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए 11वीं से लगभग 14वीं शताब्दी, ठीक है। तो लगभग 11वीं से जो है 12वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे जो है 11वीं से लगभग 14वीं शताब्दी कवर्धा के फड़ी नागवंश के शासनकाल है। तो उसी शासनकाल में जो है किसका शासनकाल चल रहा था? आपके जो है प्रमुख शासक गोपाल देव, ठीक है। गोपाल देव का शासनकाल चल रहा था। इनका जो है लगभग 1089 ईस्वी, लगभग 11वीं शताब्दी, ठीक है। 11वीं शताब्दी में जो है कवर्धा के, ठीक है जी, कहाँ पे? कवर्धा के, ठीक है। कवर्धा में जो है छपरी ग्राम में जो भोरम देव मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा गोपाल देव, जी फार गोपाल देव। गोपाल देव ने जो है 1089 ईस्वी में लगभग 11वीं शताब्दी में कवर्धा में ग्राम छपरी में जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। और भोरम देव मंदिर के जो कलाकृतियों और मूर्तियों के कारण जो है कला तीर्थ भी कहलाता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे, जो इनके जो है सहयोग से जो इसको निर्माण करवाया था, ठीक है। भोरम देव मंदिर को जो है, जो भोरम देव जो मंदिर है, ठीक है जी, ये जो भोरम देव मंदिर है ये आपका चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण, मतलब लगभग समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसको जो है कहा जाता है। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछ सके कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अब भोरम देव मंदिर ये आपका कौन से शैली में? नागर शैली, ठीक है, याद रखिए। जितना डाटा बताया जा रहा है इसको जो है याद रखिए। तो भोरम देव का जो मंदिर है ये आपका नागर शैली में निर्मित हुआ है, निर्माण किया गया है। कौन सी शैली? नागर शैली में, ठीक है जी। अब भोरम देव एक जो है आदिवासी देवता है, ठीक है। भोरम देव जो मंदिर है ये जो है एक आदिवासी देवता है। अब भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है फड़ी नागवंश के काल में हुआ था, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन डाटा बताया गया है सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 11वीं से लगभग 14वीं शताब्दी तक जो है फड़ी नागवंशी के यहाँ का शासन कर रहा था गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव इसके शासक रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित कौन था? जाजलदेव प्रथम, मुग्धतुंग, कलिंगराज या आपके रत्नदेव द्वितीय? तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रतापी जो है, प्रतापी मतलब शक्तिशाली जो शासक प्रतापी राजा कलचुरी नरेश कौन था? तो ये आपके जो है जाजलदेव प्रथम थे। ये आपके कलचुरी शासक था जाजलदेव प्रथम। इनका कार्यकाल देखेंगे तो 1095 से लेकर 1120 तक इनका जो है शासनकाल रहा था, ठीक है। और इनको जो है उपाधि किसी चीज़ की दी गई है? तो गज शार्दुल, ठीक है जी। गज शार्दुल के जो है इनको जो है उपाधि दी गई है, मतलब जो इसका मतलब हाथियों के शिकारी होते हैं, ठीक है जी। तो इनको जो है गज शार्दुल की उपाधि दी गई है। और इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार इन्होंने कर दिया। और पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो याद रखिएगा जाजलदेव प्रथम ने जो है छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के जो इन्होंने चलाए थे, जिसमें श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल चित्रित इन्होंने करवाया था, ठीक है। इसको याद रखना है। और इनके बारे में देखेंगे तो ये जो है बहुत सारे जो जैसे नगर बसाए हैं इन्होंने। जाजलपुर जो जांजगीर चांपा जो शहर है इन्होंने बसाया था, ठीक है। इसको वर्तमान में भी जांजगीर चांपा के नाम से, इनके कार्यकाल में इसको जो है जाजलपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तभी इसको जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता है। और उनके याद में, ठीक है, हर साल यहाँ पे जाजल महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। ये सभी डाटा याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है इन्होंने कार्य कौन कौन से करवाए थे? मंदिर इन्होंने जाजलपुर में, जांजगीर चांपा में विष्णु मंदिर, जो इसको नक्टा मंदिर कहते हैं, इसी का निर्माण इन्होंने करवाया था जाजलदेव प्रथम ने। और पाली के जो शिव मंदिर है, ठीक है, पाली के शिव मंदिर ये आपका जो बाणवंशी शासक पिछले प्राचीन इतिहास में पढ़ाया था कि जो पाली के शिव मंदिर जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने करवाया था निर्माण। लेकिन इसका जीर्णोद्धार पाली के शिव मंदिर का जो है कोरबा का ये जो है जीर्णोद्धार ये आपका जाजलदेव प्रथम इन्होंने करवाया था, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। अगर निर्माण पूछे बाणवंशी शासक और जीर्णोद्धार पूछे तो जाजलदेव प्रथम के द्वारा किए गए। साथ ही इस मंदिर के द्वार पर जो है यहाँ पे जो है श्रीमद जाजल जो है वो जो है देवस्य कृति करके जो है इन्होंने जो है उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा बहुत सारे जो है अभियान चला, जैसे आपका
जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को जो पराजित कर उनके परिवार को जो है बंदी बना लिया था। और फिर जो है सोमेश्वर देव की माता जो है गुंडम देवी के जो है उनके जो है यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, अनुरोध करने पे जाजलदेव ने उसे छोड़ देती हैं। ठीक है जी, ये जो उनके विजय अभियान है। इसके बाद जाजलदेव ने ओडिशा पर आक्रमण करके जो स्वर्णपुर के राजा भुजबल को इन्होंने पराजित किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे इनका जो अभियान है जिसमें आपका विजित क्षेत्र, जिसमें आपका जो है खिमड़ी लंजिका, भंडार, मल्हार, ये सभी जो है इनके जो है विजित क्षेत्र हैं। इनके गुरु कौन थे? तो रुद्रशिव। ठीक है, रुद्रशिव कौन थे? इनके गुरु थे। और इनको जो है संधि विग्रह राज के नाम से जो है इनको जो है बोला जाता है आपके जाजलदेव प्रथम। इनके मंत्री कौन थे? ठीक है, इनके मंत्री हुआ करते आपके पुरुषोत्तम देव। ठीक है, पुरुषोत्तम देव ये जो है इनके जो है मंत्री हुआ करते थे। और जाजलदेव प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में जो है मकरध्वज नामक जो है जोगी इनके साथ जो है गए और वापस जो है नहीं आए। ठीक है जी, कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशालक यही थे, जाजलदेव प्रथम। ठीक है जी, ये सभी टॉपिक को याद रखिएगा। लेट लगे तो लगे, लेकिन जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था का अधीन था? कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन जो पंचकुल नामक संस्था का अधीन था? कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पंचकुल नामक संस्था किसके अधीन था? ये जो है कलचुरियों के था। किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन? पंचकुल कलचुरियों के थी। यहाँ पे एक तरह स्थानीय प्रशासन हुआ करती थी। तो स्थानीय प्रशासन के लिए जो पंचकुल जो संस्था थी, कलचुरी शासकों ने ही इसको बनाई थी। इसमें जो है नगर, ठीक है, इसमें जो है नगर प्रमुख जो प्रधान होते थे, जो है ग्रामीण प्रमुख में ग्रामकूट या ग्राम भोगी होते थे, गौटिया के अधीन होते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है स्थानीय प्रशासन के लिए पंचकुल में 5 से 10 सदस्य जो है इसमें जो है होते थे। ठीक है, गांव और नगरों में स्थानीय प्रशासन के लिए जो है इसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिए। पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे जिन्हें महत्तर कहा जाता है और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है मंडल को जो है महामंडलेश्वर, गढ़ दीवान, बरहो, दाऊ, ग्राम के गौटिया होते, ये सभी एक तरह का अधिकारी होते थे, ये देख रेख करते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने, ठीक है, किसने? देवपाल, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर जो है नारायण मंदिर मतलब ये भगवान जो है विष्णु जी का मंदिर है, ये स्थापित करवाया था। रतनपुर में, खल्लारी में, या आपके तुमाड़ में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन मतलब खल्लारी, ये जो है महासमुंद। ठीक है, खल्लारी को जो है उस समय जो है इसको महासमुंद के नाम से जानते हैं। और जो ब्रह्मदेव थे कलचुरी शासक, इनके शासनकाल में ये जो देवपाल मोची ने यहाँ पे जो है इस भगवान विष्णु देव मंदिर को जो है निर्माण कराया था। कहाँ पे? खल्लारी में, 15वीं सदी में। ठीक है जी, इसको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंश के जो है शासक ने राजधानी को निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगाई स्थानांतरित किया था? वाहरेंद्र शाह, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, या जाजलदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहरेंद्र शाह। इनका शासनकाल 1480 से लेकर 1544 तक इनका शासनकाल रहा है वाहरेंद्र शाह का। ठीक है जी, इन्होंने राजधानी जो है यहाँ पे इन्होंने रतनपुर से कोसगाई इन्होंने जो स्थानांतरित करवाया था। कोसगाई मतलब कोरबा, ठीक है, कोरबा है। ठीक है, कोसगाई मतलब उस समय जो है कोसगाई के नाम से जाना जाता था कलचुरी वंश में। तो कोसगाई कोरबा इन्होंने स्थानांतरित किया। रतनपुर था, लेकिन बहुत सारे शासक ने अपने जो है शासनकाल में राजधानी को चेंज करवा देते थे। ठीक है जी, तो इन्होंने भी जो है रतनपुर से कोरबा इन्होंने कोसगाई चेंज करवाया था। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छोरी कोसगाई का निर्माण कराया और यहाँ पे जो है किसकी स्थापना की? कोषागार की स्थापना की। ठीक है जी, और जो है इनके द्वारा कौन कौन से काम करवाए गए? तो कोसगाई मंदिर, ठीक है जी, कोसगाई मंदिर, छुरी कोरबा में जो चैतुरगढ़ की किला है, ये सभी जो है इन्होंने निर्माण करवाया। और इन्होंने जमींदारी देखेंगे तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान यहाँ पे सैन्य सहयोग के बदले यहाँ पे जो है मतलब सैन्य सहयोग के साथ साथ यहाँ पे जो है बिसाई ठाकुर बिंजवार को जो सोना खान के क्षेत्र में जमींदारी स्थापित करके इन्हों जो सौंप दिया गया था। ठीक है जी, तो इसे जमींदारी यहाँ पे जो उनके द्वारा दिया गया था जो बिंजवार जनजाति के सोना खान क्षेत्र को। ठीक है जी, तो बहुत सारे जो है इनके द्वारा काम अच्छे भी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
काव्य एवं तर्कशास्त्र के जो विद्वान थे पंडित शशिधर निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के संरक्षण प्रदान किया था? कलचुरी वंश, सोमवंश, मौर्य वंश या आपका जो है गुप्त वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। ठीक है, तो काव्य और तर्कशास्त्र के जो विद्वान कहे जाते हैं पंडित शशिधर को जो है ये आपका किस वंश, कलचुरी वंश के शासकों ने यहाँ पे जो है इनको जो है अपने जो राजपाट में जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशियों के पतनोपरांत मतलब नागवंशी के जब पतन होता है उसके बाद जो है बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? छिंदक नागवंश, बाण वंश, सोमवंश या काकती वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काकती वंश, डी फॉर काकती वंश। ठीक है, तो नागवंशियों के नागवंश के जो पतन के बाद इनका जो शासनकाल खत्म होती है तो बस्तर में जो है कौन से वंश आती है? तो काकती वंश आती है। इनका जो कार्यकाल देखेंगे लगभग 1324 से लेकर 1961 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। शासनकाल मतलब बस्तर में अगर देखेंगे सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो ये आपका जो है काकती वंश है। ठीक है जी, ये आपका शासन क्षेत्र कहाँ पे हुआ करता था? तो ये जो है बस्तर में। ठीक है, बस्तर में इनका जो शासनकाल क्षेत्र था। संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है तो अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव इसके संस्थापक है काकती वंश के। और अंतिम शासक इसमें जो है प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, इसके जो है अंतिम शासक है। ठीक है, इसको याद रखना है। राजधानी मंदोता से अन्नम देव, चक्रकोट से पुरुषोत्तम देव, बस्तर से दिगपाल देव और जगदलपुर से दलपत देव। नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इनमें ये सभी जो शासक हैं यहाँ पे काकती वंश ने यहाँ पे जो है शासन किया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण शाह किस सम्राट के समकालीन था जी? कल्याण शाह एक तो जो है कलचुरी वंश के शासक थे। इनका शासनकाल 1544 से 1581 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। ठीक है, ये आपके किस मुगल के जो है शासक के समकालीन था? तो ये आपके जहांगीर। ठीक है, तो इन्होंने जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए जो है नज़रबंद करवा दिया था। ये जो गोपाल गीत के अनुसार है। ठीक है, जिसमें तुझके जहांगीर के अनुसार जहांगीर के जो पुत्र थे परवेज कल्याण शाह को दिल्ली दरबार में लेके आए। फिर जो है गोपाल राय नामक जो है पहलवान ने कल्याण शाह को दिल्ली से मुक्त कराया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और कल्याण शाह को ये जो है राजस्व विवाद के कारण इनको कल्याण शाह को अकबर ने अपने अपने दरबार में जो है बुलाया। 8 वर्षों तक जो है ना इन्होंने यहाँ पे जो है रखा था अपने 8 वर्षों के लिए। ठीक है, इसको याद रखिए। जो है बाबू रेवा के अनुसार ये अलग अलग यहाँ पे कवि के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। ठीक है, तो बाबू रेवा के अनुसार इनको 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिए गए। ठीक है, कल्याण शाह 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में जो है उपस्थित हुए थे। ठीक है, इनके द्वारा राजस्व की जो है जमाबंदी प्रणाली गढ़ व्यवस्था की शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। इनके प्रमुख कार्य हैं। कालांतर में ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिस्म ने प्रदेश को लगभग 36 गढ़ों में विभाजित कर दिया गया था इनके शासनकाल में। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके मेंस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, 18 मिनट हो गया। तो बाकी जो सेशन है इसको अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वो यहाँ पे जो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट आपसे जो है हो जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।